नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक विषय हिंदी कक्षा 11वीं वितान भाग है और पूरक पाठ्य वाले प्रश्न हम इस पे आपसे इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसके पहले वाले भागों को हमने हमारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से आपके बताने का प्रयास किया है। अगर यदि आप उनको नहीं देखा है तो जरूर आप जाकर के चैनल को प्ले स्टोर में देखेंगे। इकाई 3 भाग 1 वितान हमारा जो ये खंड है ये 7 अंक का है और 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से यहाँ से कुल एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है। ज़्यादा बड़ा ये भाग नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए वाला पहला हमारा प्रश्न है, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? तो जो मुख्य कारण है उसका गायन है, गानपन है। इसमें पहला वाला हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे हम चलें दूसरे हमारे सही विकल्प के प्रश्न की ओर हम चलें यदि तो दूसरा हमारा है, कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है? तो कुई का खुदाई का जो काम है वो कहलाता है छेजा। सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो कहलाता है पालर पानी। फिर भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है वीणा, द वाला। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। तो नाट्य शास्त्र, जो इसका अव्वल ऑप्शन है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं हम। तो रिक्त स्थान की पूर्ति की जाए प्रश्न में, संगीत के क्षेत्र में लय रिक्त स्थान प्रकार की होती है। तो संगीत के क्षेत्र में जो लय होती है वो 3 प्रकार की होती है। चित्रपट संगीत की विशेषता है, दूसरे वाले में आ जाएगा चपलता। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक रिक्त स्थान हैं, तो वह है अनुपम मिश्र जी। इसके बाद है, गुजरात में पुरुष रिक्त स्थान नृत्य करते हैं, तो दांडिया करते हैं। इसके बाद में 5वां है हमारा, रिक्त स्थान काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, तो यह है गुप्त काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य की ओर चलते हैं। तो सत्य सत्य का पहला हमारा प्रश्न है, गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो ये सत्य है। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित ही बहुत गुंजाइश है, सत्य है। जो जल कुएं से निकाला जाता है उसे पालर पानी कहते हैं, ये असत्य है। फिर प्रकृति से और लगाव भारतीय कलाओं की विशेषता है, ये भी सत्य है। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार है, ये भी असत्य है क्योंकि वो तो वीणा है। फिर हम चलें फिर आगे की ओर। तो रिक्त स्थान के बाद में हमारे सही जोड़ी के बाद में सत्य सत्य के सही जोड़ी पे चलते हैं। ठीक है, सही जोड़ी हमारी आ चुकी है। तो घूमर नृत्य, तो जो घूमर नृत्य है वो कहाँ का है? तो वह दूसरे नंबर पर आ जाएगा राजस्थान। लावणी नृत्य महाराष्ट्र। सत्तरी नृत्य जो है वो असम का ही है। इसके बाद में भारतीय कलाएं संकलित च वाला, राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र और स्वर सामग्री, तो ये कुमार गंधर्व। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की ओर हम चले। तो हमारा पहला प्रश्न है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन, पहले वाला। दूसरे प्रश्न में, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में कौन सी गायिका का बोलबाला था? तो वो था नूरजहां जी का था बोलबाला। इसके बाद में, कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो उसे कहते हैं बसोली। फिर आता है, अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने लिखा है शैल चित्र। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं अजंता एलोरा सबसे प्राचीन, और ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। इसके बाद में हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर वाले, उन्हें देख लेते हैं। चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत में अंतर, इन प्रश्नों को आइए देखते हैं आगे के वाले हमारे इस भाग में। तो चित्रपट और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का लक्ष्य आदान प्रदान करना है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, जबकि चित्रपट संगीत में गुण धर्म, चपलता व तेज लय होती है।
शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। और शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया गया जाता है, जबकि सुलभता तथा लोच को अग्र स्थान देता है। शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता है। लता के गायन की दो विशेषताएं। तो लेखक कुमार गंधर्व ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया। सुरीलापन, लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गूंज के से परिपूर्ण है। कोमलता और मुग्धता, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। स्वरों में निर्मलता, लता के स्वरों में निर्मलता है, यह उनके गायन में यही झलकता है। आनंदमय उच्चारण, लता के गायन की अपनी विशेषता है कि उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा होता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों भाषा शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। शास्त्रीय शुद्धता, तो लता जी के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगत होने के साथ साथ रंजकता भी उनमें पाई जाती है। अगला हमारा है, कुएं की सिंचाई के लिए कौन कौन से विकल्प काम में लिए जाते हैं। तो छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार, जिसे बसुली कहते हैं, होता है, जिस पर लोहे का नुकीला फल या लकड़ी का हत्था लगा होता है, जो कुएं की सिंचाई में उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद हमारा आता है अगला, रेजानी पानी किसे कहते हैं। तो रेजानी पानी धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी रेजानी पानी कहलाता है। वर्षा जल को मापने के लिए रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, जो धरातल की समाई हुई वर्षा को कहते हैं। आगे हम देखें नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। तो नृत्य शब्द का अर्थ है अंगों का लयबद्ध परिचालन। नृत्य शब्द और नर्तन के तीनों भेदों में सबसे कठिन है, जबकि और सबसे महत्वपूर्ण भी, जबकि नृत्य शब्द का अर्थ है नाटक और नृत्य दोनों, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति और अंगों का लयबद्ध परिसंचालन। अगला हमारा प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति में प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और तथा शासन व्यवस्था को की स्थापना काल के रूप में माना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरतहु, अमरावती, सांची तथा मथुरा काल की मूर्तियों को कुषाण कालीन प्रतीकों द्वारा तथा प्रारंभिक गुप्त मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य में अच्छे संश्लेषण तथा जीवनता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से साथियों हमारा आज का ये खंड समाप्त होता है। अगले खंड में हम अभिव्यक्ति और माध्यम इकाई 4 लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।